कर रहे हैं। हम देखेंगे कि सबसे पहले in the manufacture of cement, the definite proportion of argillaceous and calcareous material are burnt at a temperature of। तो हमें सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मतलब ये क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज आस्किंग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेम्परेचर। तो इसमें सीधी सीधी बात है, हमें करेक्ट आंसर जो पता है दैट इज 1450 डिग्री सेल्सियस। क्लिंकर का फॉर्मेशन जो है रोटेटरी क्लिंक के अंदर होता है, और इस टेम्परेचर से अगर हमने नीचे टेम्परेचर रखा है तो फिर जो केमिकल रिएक्शंस है वो पूरी नहीं हो पाएंगी। इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट हमको जानने की जरूरत नहीं है, कई बार तो एक्चुअली भी आप याद रख सकते हैं, बट यस ऑब्वियसली देयर आर सम कंसेप्चुअल थिंग्स बिहाइंड इट, बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट राइट नाउ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 वी आर गोइंग टू सॉल्व द परसेंटेज ऑफ जिप्सम एडेड टू द क्लिंकर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। तो जिप्सम परसेंटेज पूछ रहा है, जो कि ऑब्वियसली हमें 3 to 4% पता है, बट 3 to 4% पता है, लेकिन हम इसको जो है 2.5 से लेकर 3.5 के बीच में एंड अप करेंगे। अब सी आंसर आया, लेकिन सी आंसर आया कैसे? तो जिप्सम का क्या काम होता है? जिप्सम का काम होता है हमारी जो सेटिंग टाइम है, हमारी जो सेटिंग टाइम है उसको मैनेज करना। सीमेंट का जो पार्टिकल होता है, उस सीमेंट के पार्टिकल के चारों तरफ जिप्सम एक छोटी सी लेयर क्रिएट कर लेता है, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे जिप्सम जो है अपना स्ट्रक्चरल पानी भूल जाता है, मतलब उसको भूल नहीं जाता, उसका इवापोरेट हो जाता है, निकल जाता है। तो जब हमारे पास सीमेंट के लिए पानी आता है तो सबसे पहले जिप्सम अपनी जो है पानी की नीड्स पूरी करता है और फिर बाहर निकल जाता है, उतनी ही देर में वो सेटिंग टाइम को भी चेंज कर देता है। तो उसका लगभग लगभग परसेंटेज जो है 2.5 से लेके 3.5 के बीच में होता है। और हमें कहीं ना कहीं यहाँ से एक फॉल्स फॉल्स सेट वाली भी फॉल्स सेट वाली भी फीलिंग आती है, तो फॉल्स सेट टर्म भी यहीं से आया है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम जाएंगे, द सेटिंग एंड द हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर इज ड्यू टू। तो सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर इज ड्यू टू। तो सेटिंग एंड हार्डनिंग का रीजन पूछ रहा है क्वेश्चन में, और उसका सीधा सीधा सा आंसर ये है कि क्या प्रेजेंस ऑफ जिप्सम है, बाइंडिंग एक्शन ऑफ वाटर है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर है, नहीं। यहाँ पे सीधा सीधा हमको आंसर मिलेगा हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कंपाउंड। हमको बहुत ज्यादा यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है, सीमेंट ड्राइंग से स्ट्रांग नहीं होता, सीमेंट हाइड्रेशन रिएक्शन से होता है स्ट्रांग। ठीक है, तो सूख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रांगनेस जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? हमारी केमिकल रिएक्शन के ऊपर। और ये अगर प्रॉपरली होता है तो इसी वजह से हमारी सीमेंट के अंदर जो है पानी भी सेट हो सकता है आराम से, मतलब सारी चीजें प्रॉपरली होनी चाहिए, एवरीथिंग रिलेटेड टू द सीमेंट हाइड्रेशन। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आई एम स्किपिंग द एक्सप्लेनेशंस। द रीजन बिहाइंड दिस, दीज आर जस्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस, तो उसमें क्या ही बात करें। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3 कंपाउंड इन सीमेंट, मतलब ले देकर इसका फंक्शन पूछ लिया है, कौन सा करता है, क्या सारे करता है, या रिएक्ट वेरी फास्ट विद द वाटर, प्रोड्यूस हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, प्रोवाइड वीक सल्फेट रेजिस्टेंस। तो C3 कंपाउंड के बारे में पूछ रहा है, और ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्यों करेक्ट आंसर डी हो जाएगा? क्योंकि C3 जो है सबसे पहले वो उसकी पानी के साथ रिएक्ट करने की जो एफिनिटी है सबसे ज्यादा हाई होती है। ठीक है, तो वो देखते ही क्विक सेट, फ्लैश सेट, इनिशियल सेट, ये तीनों टर्म्स जो है वो इसी में से निकल के आते हैं, और वो भी एल्यूमिना कहीं ना कहीं इसका काम करता है। तो C3 जो सबसे पहले रिएक्ट करता है मैक्सिमम हीट देता है, और सरफेस रेजिस्टेंस भी इसका काफी ज्यादा वीक होता है, क्योंकि सल्फर का बेसिकली काम क्या है, वो इन्हीं से तो रिएक्ट करके, कैल्शियम और एल्यूमिनियम से ही तो रिएक्ट करके अपना साइज बड़ा कर लेता है, साउंडनेस वगैरह की प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम मराइन स्ट्रक्चर्स, जितने भी हमारे कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, मराइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहां पे हम इसको कंट्रोल करते हैं, इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मराइन स्ट्रक्चर्स के अंदर मतलब वो वहां पे सॉल्ट्स होते हैं, और सॉल्ट में कई बहुत सारे सॉल्ट्स में भी सल्फर का कंटेंट जो है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का होता है, जो कि उनके साथ रिएक्ट करके सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सो वी विल मूव फॉरवर्ड with the next question. So the decreasing order of rate of hydration, decreasing order of rate of hydration, तो rate of hydration का हमें ऑर्डर बताना है। ये बड़ा फैक्चुअल बेस्ड सवाल भी हो सकता है, या एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल भी हो सकता है कि
सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा, तो हमें इतना तो पता है कि सबसे पहले जो है C3A रिएक्ट करेगा। ठीक है, C3A रिएक्ट करेगा, तो C2S तो सबसे लास्ट में करता है, ईयरली देता है। ये ऑलमोस्ट 7 दिन तक उस टाइप का कुछ देता है, तुरंत तो नहीं करता है। तो हमारे पास सी और डी में से कोई एक आंसर है। अब ऑब्वियसली C3S और C2S और C2S और C3S दोनों में क्या होगा, C2S नहीं होगा। C2S नहीं होगा तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी ऑप्शन सी पे जा सकते हैं। बाकी इन सब के पीछे एक अच्छा खासा लॉजिकल रीजन है कि C2S जो है लॉन्ग टर्म ये हमें लॉन्ग टर्म में सारी स्ट्रेंथ और सारी चीजें प्रोवाइड करता है। लेकिन C3A जो है ये हमें C3A जो है वो अर्ली रिएक्ट करके सारी चीजें करता है, और C3S जो है वो हमें अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। व्हेन द वाटर इज एडेड टू द सीमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज जनरेटेड, इम्प्योरिटीज आर वॉश्ड आउट। क्या होगा, तो देखो ये तो एक सीधा सा आंसर कोई बोल सकता है कि भाई केमिकल रिएक्शंस होगी, बट इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। सबसे पहले जो होगा वो हीट जनरेशन का काम होगा। देखो हाइड्रेशन जो है पानी का सीमेंट से रिएक्शन होना, उसको यहाँ पे हाइड्रेशन कहा गया है। तो हाइड्रेशन एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऑब्वियसली कोई ये क्वेश्चन कर सकता है कि सर पहले रिएक्शन हुई होगी उसी के बाद तो एक्सोथर्मिक हुआ होगा ना, जब भी तो हीट निकली होगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए हमको ये समझना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने वाला व्यक्ति है जिसने क्वेश्चन बनाया है, क्या वो यही जानना चाहता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। यहाँ पे आप हिंट्स देखिए, हीट एब्जॉर्ब, हीट जनरेटेड, इम्प्योरिटीज आर वॉश्ड आउट। तो वहां पर वो हमसे एक सिविल इंजीनियरिंग के परस्पेक्टिव से पूछ रहा है। नहीं तो कोई भी चीज अगर होगी, हमने रेस्पिरेशन भी किया तो बोल देंगे भाई बॉडी सांस ले पा रहे कि नहीं ले पा रहे, तो एवरीथिंग इज केमिकल रिएक्शन। तो क्वेश्चन इज आस्क्ड इन कंटेस्ट ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो वो हीट जनरेट होगी। जैसे हम फिजिकल टेस्ट करते हैं ना, सीमेंट का मान लो यहाँ पे एक बैग रखा है और आपने इसके अंदर हाथ डाला, तो अगर आपको गर्म फील हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं जो है पानी जो है सीमेंट के कांटेक्ट में आ गया है। तो वहां पे उस टर्म में सवाल पूछने की कोशिश है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनिशियल सेटिंग टाइम इज मैक्सिमम और, तो इनिशियल सेटिंग टाइम आपको इसका आंसर बताना होगा। किसके लिए सबसे ज्यादा होता है, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट के लिए, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के लिए, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, पोजलाना सीमेंट के लिए, या फिर हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। तो देखो बहुत आराम से इस सवाल को समझने की जरूरत है। हमें यहाँ पे देखना है कि हमारी जो लो हीट सीमेंट है, ठीक है, लो हीट कौन सी वाली, लो हीट पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट जो हमारे पास है, ये वाली जो सीमेंट है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो है सबसे मैक्सिमम होता है। लो हीट ही बता रहा है कि हीट का जनरेशन बहुत कम है, हीट का जनरेशन बहुत कम है, मतलब कि C2S की क्वांटिटी ज्यादा होगी। अगर C2S की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो मतलब इसको कंपनसेट करने के लिए C3A एंड C3S रिलेटिवली कम होंगे, और यही कहीं ना कहीं तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अर्ली सेटिंग अर्ली स्ट्रेंथ के लिए। तो मतलब अगर इनिशियल सेटिंग टाइम सबसे ज्यादा किसका है, मतलब कि ये नहीं कि सबसे कम किसका है, सबसे ज्यादा मतलब कि 30 मिनट है कि 50 मिनट है, तो ये जो इनिशियल सेटिंग होगा ये ज्यादा होगा। ठीक है, 30 मिनट ज्यादा नहीं होगा। तो किसका इनिशियल सेटिंग ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली उसका होगा जिसकी हीट कम होगी। बाकी तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन द मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट द वाटर सीमेंट रेशियो शुड नॉट बी लेस देन, तो इन मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट, तो हमें पहले तो स्ट्रेंथ बता दी है, वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा। तो वाटर सीमेंट रेशियो के आधार पर कुछ ना कुछ यहाँ पे क्लासिफिकेशन हुआ है। तो हाइड्रेशन प्रॉपरली होने के लिए हमको लगभग लगभग कितना चाहिए, 0.38 से लेके 0.40 कुछ वाटर सीमेंट रेशियो चाहिए। ठीक है, ये बात हमको समझ में आई।
इससे अगर कम होगा तो हमारी जो सॉइल, हमारी जो सीमेंट है, सीमेंट जो है वो प्रॉपरली जो है पानी के साथ कांटेक्ट करके प्रॉपरली पूरी रिएक्ट नहीं कर पाएगी। तो मिनिमम इतना तो चाहिए। तो इतना चाहिए तो उसके लिए क्या आंसर लगाएंगे? ये तो ऑब्वियसली नहीं लगाएंगे। जो मिनिमम क्वांटिटी है वो भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। तो हम यहाँ पे सी लगा के आंसर आगे बढ़ जाएंगे। ऑब्वियसली कुछ लोगों को आंसर डी भी लग रहा होगा, लेकिन फिर भी हम सी लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सेस फ्री लाइम इन दी सीमेंट। एक्सेस फ्री लाइम हमको अगर मिल रहा है सीमेंट के अंदर, तो उससे क्या होगा? देखो, जब भी हमारे पास फ्री लाइम होता है ना, फ्री लाइम जो होता है, फ्री लाइम हमेशा खाली घूम रहा है, मतलब जितना परसेंटेज इसका होना चाहिए 62 से 67% के बीच में अगर ये होना चाहिए, तो अगर इससे कुछ भी एक्स्ट्रा हुआ मतलब वो फ्री लाइन। ठीक है, वो फ्री लाइन जो है क्या करता है, ये रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद पानी वानी इन सब चीजों से रिएक्ट करने के बाद जो है ये अनसाउंडनेस क्रिएट करता है। अनसाउंडनेस क्रिएट करता है। और अनसाउंडनेस करने की वजह से ले दे, अनसाउंडनेस का मतलब ये होता है कि वॉल्यूम, ये अपना वॉल्यूम बढ़ा लेता है, अपना साइज बढ़ा लेता है। ठीक है, जो फ्री लाइम है CaO, और जब ये पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है CaOH, होल टॉइस इसने बना लिया। तो इसका जो वॉल्यूम है और इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम 1 है, इसका वॉल्यूम 2 है, तो वॉल्यूम 2 काफी बड़ा होगा वॉल्यूम 1 से, इसका वॉल्यूम ज्यादा बड़ा होता है। तो फ्री लाइम में बाद में कभी पानी आया, पानी के साथ रिएक्ट करके इसने ये बना दिया, पानी के साथ रिएक्ट करके अगर ये बना रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब क्रैकिंग और ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ से ऑब्वियसली स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम नहीं करेगा, इम्प्रूव इम्प्रूव क्वालिटी, कॉज अनसाउंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयर परमेबिलिटी टेस्ट। हमारे पास एयर परमेबिलिटी टेस्ट है। क्यों करते हैं हम? फाइननेस जानने के लिए या फिर स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालने के लिए, जिसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होती है। ये किस ऑर्डर की होती है? इन एयर परमेबिलिटी टेस्ट हमको ये बताना है क्या होगी। तो देखो, आप सबको जो यहाँ पे क्या हुआ है ना, सबको वैल्यूज पता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है यूनिट के साथ खेल गए। किसके साथ खेल गए? यूनिट के साथ खेल गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो है हमारा आंसर ऑब्वियसली डी मिल जाएगा। द रीजन बिहाइंड इज, क्योंकि हमको जो यूजुअल यूनिट पता है वो मीटर स्क्वायर पर ग्राम पता है या कुछ और पता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10, वाह बेटा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हमें ये पता चला, अब हमने 1 मीटर स्क्वायर कर दिया 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जब आपने इसको 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप? अब यूनिट यूनिट चेंज करके सारा काम कर लोगे। और आपको अगर यहाँ पे डेटा पता हो, अगर कौन सा वाला डेटा पता होगा, आपको अगर डेटा याद होगा या आपको कुछ बेसिक बातें पता होंगी, तो हम ब्लेन की मदद से, ब्लेन का जो एयर परमेबिलिटी टेस्ट होता है उससे हम ये वाली सारी चीजें निकाल सकते हैं। और ज्यादा अगर हमने फाइननेस कर दिया तो हम इसको सीव सीव से भी निकालते हैं वैसे। ठीक है, और ये एयर वाले में ये वाला होता है कि हेड लॉस यहाँ पे H1 है, यहाँ पे H2 है, तो दोनों के हेड में कितना डिफरेंस हो रहा है वहां से भी आपको डेटा पता चल जाता है। वैसे आपको 2250 याद होगा या कुछ याद होगा, बट डेटा को चेंज करके और यूनिट्स को चेंज करके यहाँ पे आपसे चीजें पूछ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, जब फील्ड टेस्ट करते हैं, द फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट क्वालिटी। फील्ड टेस्ट और सीमेंट क्वालिटी बकेट टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो मान लो आपके पास एक बकेट है, और आपने इस बकेट के अंदर जो है सीमेंट को डाल दिया। ठीक है, और इसके अंदर पानी है। तो यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सीमेंट के छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल जो है सिंक कर जाने चाहिए। सिंक क्यों कर जाने चाहिए? क्यों? क्योंकि इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 या समथिंग ग्रेटर देन 3 होती है।
इसकी, सीमेंट की। और एनीथिंग विच हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 1 इज हेवियर देन वाटर, सो दे आर सपोज टू सिंक टू दी बॉटम। ठीक है, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सीमेंट इज साउंड इफ डज नॉट कंटेन फ्री वॉट। तो अभी जस्ट हमने क्वेश्चन देखा था कि अगर सीमेंट के अंदर फ्री लाइम होता है, तो वो रिएक्ट करके जो है अनसाउंडनेस क्रॉस करता है। ठीक है, अनसाउंडनेस की वजह से ड्यूरेबिलिटी और क्रैक्स वगैरह जनरेट होती है, ड्यूरेबिलिटी हैम्पर हो जाती है। तो फ्री लाइम की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हम इसके बाद भी आगे बढ़ जाएंगे। फिर हमें एक सवाल आता है कि सीमेंट यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डॉक एंड हार्बर। तो इनडायरेक्टली इसने हमसे एक ऐसी बात कर दी है, डॉक्स एंड हार्बर मतलब कहीं ना कहीं हम लोग मराइन स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। और अगर हम मराइन स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हमें इतना पता चल गया कि मराइन के अंदर जो सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम होती है वो होती है सल्फेट अटैक की। ये सल्फेट अटैक से बचने के लिए हमको क्या करना है, सल्फेट अटैक से बचने के लिए हमको सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट का यूज करना है। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में क्या करते हैं हम, C3A की मात्रा को कम ही करना पड़ता है हमको, क्योंकि ये वो रीजन है जिनसे रिएक्ट करके आगे की सारी प्रोसेस